हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद से होंगे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो सूडान क्राइसिस से संबंधित है। वो इसलिए कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वर्तमान समय में जिस न्यूज़ ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को का ध्यान खींचा है वो सूडान क्राइसिस है। और इसका संबंध कहीं न कहीं भारत से भी है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा और सूडान क्राइसिस से संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, भारत से सबसे पहले इसका क्या संबंध है। तो रू सूडान में गृह युद्ध शुरू हो जाने के कारण वहाँ पर लगभग 3000 भारतीय लोग फँस चुका था, जिसको लेकर के एक न्यूज़ आई है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि सूडान में फंसे भारतीयों को भारत सकुशल वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी, जिसके तहत वायु मार्ग और जल मार्ग दोनों रास्तों से लोगों को सूडान से वापस भारत लाया जाएगा। और खबर ऐसी है कि एक ट्रिप जो है लोगों का सूडान से भारत आ भी चुका है, पहुंच भी चुका है। तो चलिए सूडान को क्राइसिस को समझते हैं। सूडान को क्राइसिस से समझने से पहले हम सूडान की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि सूडान वर्तमान में जो सूडान देश है उसका निर्माण जो है वो भी सिविल वॉर के माध्यम से ही हुआ है। और जब से सूडान देश का स्वतंत्र अस्तित्व सामने आया है तब से ये देश लगातार गृह युद्ध के चपेट में रहा है, जिसके कारण इस देश की हालत जो है वो बहुत ही दयनीय है। जबकि इस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में अपना स्थान बनाए हुई है। इसका मुख्य कारण है वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट का नहीं होना, यहाँ लगातार तख्तापलट होना या सरकार बदल जाना, हमेशा सिविल वॉर की स्थिति होना। तो चलिए देखते हैं और इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो कहा गया है कि सूडान के गृह युद्ध से पूरी दुनिया सकते में है। और सूडान में जो ये करंट सिचुएशन पैदा हुई है ये पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट लीडरों को जो टेंशन है वो बढ़ाने का काम कर रहा है। तो देखते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण कहानी क्या है, कि क्या कहानी है जो सूडान में इस तरह की झड़पें जो है वो शुरू हो गई है, सिविल वॉर की स्थिति आ गई है। तो उस स्थिति को समझने से पहले हमको थोड़ा सा सूडान को समझना होगा, सूडान के इतिहास को देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सूडान को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सूडान कहाँ स्थित है, ताकि चीज़ें हमें और आसानी से समझ में आ सके। तो जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये सूडान का लोकेशन आपको दिख रहा होगा। सूडान जो है वो अफ्रीका के उत्तर और पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व में अवस्थित है। और सूडान के नीचे आपको साउथ सूडान दिख रहा होगा। तो 2011 से पहले सूडान और साउथ सूडान दोनों एक ही देश हुआ करता था, लेकिन 2011 में जो है सूडान का डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया और दो देश स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में दो देश सामने आया, एक सूडान और एक साउथ सूडान। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके इतिहास को देखने का प्रयास करें। तो सूडान के अगर हम इतिहास को की बात करें तो सूडान लगभग मिस्र की सभ्यता जो विकसित हुई उसी से सूडान का अस्तित्व देखने को मिलता है। लेकिन
हमको उतना पीछे नहीं जाना है। हम ब्रिटिश काल से के आगे से बात करते हैं तो 1950 के दशक तक सूडान जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। ठीक है। लेकिन 1956 में सूडान को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया और वो ब्रिटिशर जो है वो सूडान से बाहर चला गया। परंतु जैसे ही इस देश सूडान को आज़ादी मिली, यहाँ स्थिति और विकट हो गई क्योंकि पावर को लेकर के आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पावर पाने के लिए आपस में ही लड़ाई शुरू कर दिया। और जैसे ही कोई गवर्नमेंट बनता था तो उसके खिलाफ एक अलग राइवल ग्रुप खड़ा हो जाता था और युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। और ये लगभग 1989 1989 तक ये स्थिति देखने को मिलती है कि लगातार सरकार का तख्तापलट होते रहता है और एक भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती है जो अपने कार्यकाल को पूरा कर सके। लेकिन 1989 में तत्कालीन जो सूडानी आर्मी का चीफ होता है जिसका नाम होता है उमर अल बशीर, वो तख्ता पलट कर देता है और सूडान के सत्ता पर काबिज हो जाता है। और उस समय से जनता का समर्थन भी प्राप्त होता है क्योंकि इससे पहले सूडान में जो भी लोग सत्ता में आते थे उनके पास सूडानी आम लोगों के लिए या सूडान के विकास के लेकर के कोई विजन नहीं होता था। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता था, सत्ता पर काबिज करना और देश के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करके अपनी निजी संपत्तियों को बढ़ाना। यानी कि जो भी गवर्नमेंट सूडान में आती थी वो बहुत ही करप्ट और बहुत ही भ्रष्टाचारी टाइप की गवर्नमेंट लोगों का सत्ता पर कब्जा हो रहा था। तो जब कर्नल उमर अल बशीर ने सत्ता संभाला तो इससे लोगों की उम्मीदें जो है वो काफी बढ़ गई। लोगों को लगा कि ये अब सब कुछ ठीक कर देगा। परंतु ये भी अपने पूर्व लीडरों की तरह ही निकलता है और ये भी वही बंदरबाट शुरू कर देता है जो पूर्व के लीडरों के द्वारा किया जा रहा था। और अगर कोई इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करता था या आवाज उठाता था तो ये इस आंदोलन को, उस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया करता था। इस तरह इसने अत्याचार के द्वारा निरंकुशता के साथ लगभग 30 वर्षों तक सूडान के सत्ता पर काबिज रहा। परंतु इस 30 वर्ष के दौरान लगातार इसे संघर्ष की स्थितियों से सामना करना पड़ा, लगातार इसका विरोध भी होता रहा। अलग अलग राइवल ग्रुप्स जो थे वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो सिविलियन लोगों का हुआ। सूडान के जो सिविलियन थे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अंततः 2011 में इन गृह युद्धों, सिविल वॉर को से परेशान होकर के और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के इंटरफेयर के कारण सूडान को दो हिस्सों में बांट दिया गया, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान। सूडान सॉरी उत्तरी सूडान है, दक्षिणी सूडान एक हिस्सा दक्षिणी सूडान कहलाया और बाकी का जो हिस्सा है वो सूडान कहलाया। ये डिवीजन इसके लिए भी को लेकर के भी था कि सूडान के जितने भी रिसोर्सेज थे वो सूडान के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता था, जबकि सत्ता पर डोमिनेंस जो है वो उत्तरी हिस्से के लोगों का था। इस वजह से क्या होता था कि संसाधन का बंटवारा जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता था। सत्ता में बैठे लोग जो है सो वो उस संसाधन का उपभोग करते थे, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग होते थे उसके उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा था। इस कारण भी साउथ सूडान के जो साउथ वाले हिस्से की जो जनता थी वो सरकार के खिलाफ हमेशा
विद्रोह की स्थिति में रहती थी और अंततः 2011 में सूडानी गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरफेयर से सूडान का विभाजन कर दिया। लेकिन उम्मीद किया जा रहा था कि डिवीजन हो जाने के बाद सूडान में शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और खराब हो गई। स्थिति इसलिए खराब हो गई कि जितने भी रिसोर्सेज थे वो साउथ वाले हिस्से में अवस्थित थे, और डिवीजन के बाद जो है रिसोर्सेज से परिपूर्ण जो क्षेत्र था वो साउथ सूडान के हिस्से में चला गया। तो सूडान का बाकी हिस्सा जो बचा, जो सूडान कहलाया, वहाँ काफी आर्थिक स्थिति जो है वहाँ की काफी गंभीर हो गई। वहाँ का इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर गई, इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया, चीजों के दाम में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो गई। इन सब के वजहों से वहाँ की जनता जो है फिर से विद्रोह की स्थिति में आ गई और वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। हालांकि शुरुआत में इस प्रोटेस्ट को जो है बड़ी बेरहमी से दिया गया, लेकिन धीरे धीरे अब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ने लगा। कुछ समय के लिए इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने सेना की मदद ली और सरकार में कुछ हिस्सेदारी सेना को भी दिया और कुछ सिविलियन लोगों को भी सरकार में हिस्सेदारी दी गई ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस कसमकस में सूडान की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही थी और सूडानी पब्लिक को जो मूलभूत चीज़ें होती है, जो अति आवश्यक चीज़ें होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाते थे। उस वो भी उस मतलब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया था, मंदी की स्थिति आ गई थी, चीज़ों की का प्राइस जो है वो आसमान छू रहा था। तो धीरे धीरे जनता इस बात से त्रस्त होते एक बार वहाँ के लोगों का गुस्सा फूटा और इसने सिविल वॉर का रूप ले लिया और सरकार के अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट और तेज हो गया। सरकार विरोधी इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए तत्कालीन सूडानी आर्मी के जो आर्मी चीफ थे, अब्देल फतेह अल बुरहान ने वहाँ के वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के लिए 2013 में, जब 2011 में सूडान का बंटवारा हो गया था, तो एक पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बलों का गठन किया गया था जिसका नाम था आरएसएफ या रैपिड सपोर्ट फोर्स। उनके चीफ्स को अपने में मिला करके तख्ता पलट कर देता है, सत्ता पर काबिज हो जाता है। सत्ता पर काबिज होने के साथ ही इसने जनता से वादा करता है कि तीसरी जो सरकार थी वो करप्ट थी, वो देश के शासन चलाने के लायक नहीं थी, इसीलिए हमने उसे गद्दी से हटा दिया है। हम जल्द ही इलेक्शन करवाएंगे और सिविलियन गवर्नमेंट को सत्ता सौंप देंगे। हालांकि ये जितने भी डिक्टेटर होते हैं या जितने भी तख्ता पलट होता है, हर जो भी दुनिया के किसी भी देश में तख्ता पलट होता है और जो तख्ता पलट करने वाले होते हैं, कुक करने वाले लोग होते हैं, वो यही दलील अपने जनता को देते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये घटनाएं 2019 की थी। 2019 के बाद 2021 में अब्देल फतेह अल बुरहान के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है और वर्तमान में जो सूडान में संकट देखने को मिलता है उसका बीज इसी निर्णय में, इसी पॉलिसी में छुपा हुआ है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत, इस इनिशिएटिव के अंदर कहा जाता है कि ये जो अर्धसैनिक बल है
रैपिड सपोर्ट फोर्स। अब इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होती है और वर्तमान समय में हमें इंटरनल सिक्योरिटी की कोई खतरा है नहीं, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इनके जितने भी लोग हैं या जितने भी फोर्स हैं, फोर्स का विलय जो है वो आर्मी में कर देना चाहिए। अब ये जो इसका सहयोगी तख्तापलट में इसको सहयोग करता है आरएसएफ का चीफ, जिसका नाम रहता है मुफिया मोहम्मद हमदान। वो वर्तमान में सरकार में नंबर 2 की पोजीशन में रहता है। लेकिन जैसे ही ये बात होती है इसका कान खराब हो जाता है और ये टेंशन में आ जाता है कि अगर इस फोर्स का विलय आर्मी में कर दिया जाएगा और सिविलियन गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि आर्मी को लीड कौन करेगा। इसी बात को लेकर के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और 2011 से ही ये गतिरोध चला आ रहा था, जो वर्तमान में सिविल वॉर के शक्ल में परिणत हुआ। अपने ही देश के सैनिक और सैनिक बल जो है आपस में लड़ रही है और एक दूसरे पर हमले कर रही है, एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस का है कि जब सिविलियन गवर्नमेंट आ जाएगी और अगर इस अर्धसैनिक बल का विलय आर्मी में कर दिया जाएगा तो इसको लीड कौन करेगा। हालांकि इसने कहा था, मोहम्मद हमादान जो है, जो वर्तमान में आरएसएफ का चीफ है, ये कह रहा था कि ये प्रक्रिया एक बार में ना करके इसको धीरे 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 10 साल के दौरान किया जाना चाहिए, जबकि अब्देल फतेह अल बुरहान का कहना है कि नहीं, हम इसको 2 साल में ही सारे का विलय जो है आर्मी में कर देंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के दोनों के बीच जो है वो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जो सिविल वॉर के रूप में देखने को मिल रही है। देखिए, ये सब तो एक बहाना है। वास्तव में सूडान का जो नेचुरल रिसोर्स है, जिसमें सोना की खदानें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसको उस पर कब्जा करने की जंग है और वो वही करेगा जो पावर में हो। इसीलिए पावर वर्चस्व को लेकर के दोनों अब दोनों जो चीफ है, एक आर्मी चीफ और एक पैरा मिलिट्री चीफ, आपस में ही लड़ रही है और आपस में एक दूसरे पर हमला कर रही है। चलिए इस दोनों का चित्र दिखा देते हैं। ये आर्मी चीफ है और ये वहाँ पे पैरा मिलिट्री का चीफ, और यही दो भाई साहब हैं जिन्होंने जो अपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए आपस में ही दोनों फोर्सेज जो है वो एक दूसरे पर हमले कर रही है, एक दूसरे से लड़ रही है। तो देखिए अब आगे क्या अपडेट होता है। जो अपडेट होगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं या आपको इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ी हुई वीडियो बराबर लाते रहेंगे। इसके अलावा हमारा जीएस और जीके का क्लास भी इसी चैनल के माध्यम से चलता है, जिसके अंतर्गत अभी हम प्राचीन भारत से संबंधित बातों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पूरे कॉन्सेप्ट और विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये गतिरोध खत्म हो और सूडान में शांति आए, क्योंकि सूडान के स्थिति का सीधा कनेक्शन भारत से है। भारत के बहुत सारे लोग जो है वो सूडान में जा करके व्यापार करते हैं, वहाँ रहते हैं। विशेष करके कर्नाटक के लोग जो है वो वहाँ पर जा करके जड़ी बूटी इत्यादि का व्यापार करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल का बटन वहाँ पर एक मुक्का मार दीजिए। क्या है कि हमारा चैनल नया है और हमें अभी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएंगे
और हम नए नए वीडियो आप लोगों के नए नए जानकारियाँ जो है वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।